मॉडर्न डीप लर्निंग वर्कलोड्स और खासकर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स यानी एमओई जैसे स्पार्स आर्किटेक्चर्स मॉडर्न हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसे सच में समझने के लिए हमें पायटॉर्च टेंसर्स और कूडा ग्रिड्स जैसे हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस से आगे देखना होगा। हमें एक वर्चुअल माइक्रोस्कोप लेना होगा, सिलिकॉन लेवल तक जूम डाउन करना होगा और देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और इंस्ट्रक्शंस असल में एक मॉडर्न जीपीयू के जरिए कैसे फ्लो होते हैं। अगर आपने कभी कोई कूड़ा कर्नेल लिखा है तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल को जानते हैं। आप अपने काम को थ्रेड ब्लॉक्स के एक ग्रिड में ऑर्गेनाइज करते हैं और हर थ्रेड ब्लॉक में इंडिविजुअल थ्रेड्स का एक कलेक्शन होता है। यह हायरार्की क्लीन, एलिगेंट और एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन सिलिकॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सिलिकॉन फिजिकल ज्योमेट्री, क्लॉक साइकिल्स, वोल्टेज स्विंग्स और फाइनाइट रजिस्टर्स है। चलिए अनपैक करते हैं कि वे एब्स्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स सीधे हार्डवेयर पर कैसे मैप होते हैं, कैसे जीपीयूज मेमोरी स्टॉल्स में डूबे बिना एक साथ हजारों थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं, और क्यों एमओई जैसे नॉन यूनिफॉर्म वर्कलोड्स सबसे महंगे एंटरप्राइज जीपीयूज को भी घुटनों पर ला सकते हैं अगर हम केयरफुल न रहें। सेक्शन ब्रेक, एब्स्ट्रैक्शन से सिलिकॉन तक कूडा की हार्डवेयर पर मैपिंग। जब आप एक कूडा कर्नेल लॉन्च करते हैं तो आप थ्रेड ब्लॉक्स वाले एक ग्रिड को डिफाइन करते हैं जिसमें बदले में थ्रेड्स होते हैं। फिजिकल जीपीयू चिप पर यह सॉफ्टवेयर हायरार्की एक डीपली पैरेलल हार्डवेयर स्ट्रक्चर को मिरर करती है। यह डायग्राम सीयूडीए सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस और फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच की मैपिंग को दिखाता है। यह एक हायरार्किकल रिलेशनशिप को दिखाता है जहां एक सीयूडीए ग्रिड फिजिकल जीपीयू डिवाइस से मैप होता है, एक थ्रेड ब्लॉक स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर से मैप होता है, 32 थ्रेड्स का एक वार्प शेड्यूलर और एग्जीक्यूशन यूनिट्स से मैप होता है, और एक इंडिविजुअल थ्रेड रजिस्टर एलोकेशन के साथ एक थ्रेड स्लॉट से मैप होता है। यहां बताया गया है कि ये हिस्से आपस में कैसे जुड़ते हैं। जीपीयू डिवाइस से बनता है फिजिकल चिप जो कि सबसे ऊपर का कंटेनर है। एक मॉडर्न फ्लैगशिप जीपीयू जैसे कि एनवीडिया H100 या A100 एक बहुत बड़ा डाई होता है जिसमें दर्जनों अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं और इसमें दर्जनों से लेकर 100 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कोर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स यानी एसएम कहा जाता है। थ्रेड ब्लॉक से बनता है स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर यानी एसएम। जब कोई कर्नल डिस्पैच किया जाता है तो हार्डवेयर गीगा थ्रेड इंजन पूरे थ्रेड ब्लॉक को अलग अलग एसएम को असाइन करता है। एक अकेला एसएम एक साथ कई थ्रेड ब्लॉक्स को होस्ट कर सकता है, लेकिन एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक को कभी भी कई एसएम में बांटा नहीं जा सकता। एक ब्लॉक के सभी थ्रेड्स के लिए यह गारंटी होती है कि वे अपने पूरे लाइफ स्पैन के लिए एक ही फिजिकल एसएम पर साथ रहेंगे। थ्रेड से बनता है हार्डवेयर थ्रेड एग्जीक्यूशन स्लॉट। सबसे निचले लेवल पर एक इंडिविजुअल थ्रेड एक आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन पाथ को दिखाता है जिसका अपना प्राइवेट सेट ऑफ हार्डवेयर रजिस्टर्स होता है जिन्हें सीधे एसएम की बड़ी रजिस्टर फाइल से एलोकेट किया जाता है। एक एसएम के अंदर क्या होता है, इसे सच में समझने के लिए चलिए मैं आपको इसकी इंटरनल जियोग्राफी की सैर पर ले चलता हूं। एक एसएम सिर्फ एक सिंगल जायंट प्रोसेसर नहीं है, बल्कि यह सिलिकॉन पर उकेरा गया एक बेहद डेंस माइक्रो डेटा सेंटर है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह हायरार्किकल मेमोरी लेआउट की डिटेल्स देता है जिसमें लेवल 1 इंस्ट्रक्शन और डेटा कैशेज, कॉन्फ़िगरेबल शेयर्ड मेमोरी और एक लार्ज रजिस्टर फाइल शामिल हैं। इसके अलावा यह 4 प्रोसेसिंग ब्लॉक्स में डिवीजन को दिखाता है जिसमें से हर एक के पास अपना खुद का वार्प शेड्यूलर, डिस्पैच यूनिट, स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर कोर्स और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड टेंसर कोर्स है। एक मॉडर्न एसएम के अंदर आपको यह सब मिलेगा। पहला है रजिस्टर फाइल जो चल रहे थ्रेड से बीच बंटी हुई सैकड़ों किलोबाइट्स की अल्ट्रा फास्ट स्टैटिक रैम यानी एस रैम होती है। दूसरा है कॉन्फ़िगरेबल शेयर्ड मेमोरी या L1 कैश जो एक ही थ्रेड ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स के बीच शेयर होने वाली हाई स्पीड और लो लेटेंसी मेमोरी है जिसे या तो प्रोग्रामर खुद मैनेज करता है या फिर L1 कैश कंट्रोलर इसे इनडायरेक्टली संभालता है। तीसरा है वार्प शेड्यूलर्स और डिस्पैच यूनिट्स यानी वे हार्डवेयर कंट्रोलर्स जो ये चुनते हैं कि आगे इंस्ट्रक्शंस के किस ग्रुप को एग्जीक्यूट करना है। और चौथा है एग्जीक्यूशन यूनिट्स जिसमें शामिल हैं FP32 यानी सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट कोर्स, INT32 यानी इंटीजर कोर्स, FP64 यानी डबल प्रिसिजन कोर्स, स्पेशल फंक्शन यूनिट्स यानी SFU जो साइन, एक्सपोनेंशियल और स्क्वायर रूट ऑफ x
जैसे ट्रांसेंडेंटल मैथ के लिए काम आते हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशंस के लिए हार्डवेयर एक्सीलरेटेड टेंसर कोर्स। मॉडर्न एसएम्स इंटरनली सब पार्टीशंस में डिवाइडेड होते हैं, अक्सर 4 प्रोसेसिंग ब्लॉक्स पर एसएम। हर सब पार्टीशन में अपना खुद का वार्प शेड्यूलर, इंस्ट्रक्शन डिस्पैच यूनिट और असाइंड एग्जीक्यूशन कोर्स का सेट होता है। यह समझना कि ये सब पार्टीशंस कैसे काम करते हैं हमें जीपीयू कंप्यूट के फंडामेंटल एटम पर ले आता है, यानी वार्प। सेक्शन ब्रेक। द लॉकस्टेप एटम 32 थ्रेड वार्प को समझना। हालांकि कूडा प्रोग्रामर्स के रूप में हम एक सिंगल थ्रेड के पर्सपेक्टिव से कोड लिखते हैं, जीपीयू हार्डवेयर कभी भी एक सिंगल थ्रेड को आइसोलेशन में एग्जीक्यूट नहीं करता है। फिजिकल हार्डवेयर थ्रेड्स को 32 के कंटीगुअस ग्रुप्स में बंडल करता है, जिसे वार्प के रूप में जाना जाता है। एक वार्प जीपीयू में एग्जीक्यूशन, शेड्यूलिंग और इंस्ट्रक्शन इश्यूएंस की फंडामेंटल यूनिट है। एक वार्प में हर थ्रेड एक सिंगल प्रोग्राम काउंटर पीसी शेयर करता है। इसे गवर्न करने वाले हार्डवेयर आर्किटेक्चर को SIMT यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स कहा जाता है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूशन मॉडल को दिखाता है। एक वार्प शेड्यूलर 32 पैरेलल थ्रेड्स को एक सिंगल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ब्रॉडकास्ट करता है। हर थ्रेड अपने लोकल रजिस्टर्स से वैल्यूज रिट्रीव करता है और उन्हें साइमल्टेनियस कंप्यूटेशन के लिए एक डेडिकेटेड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कोर में पास कर देता है। आप ध्यान दें कि यह सीपीयूज पर ट्रेडिशनल SI/AMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा वेक्टर यूनिट्स से कैसे अलग है। वेक्टर SI/AMD में जैसे x86 AVX 512 एक सिंगल वाइड रजिस्टर वेक्टर डेटा को होल्ड करता है, उदाहरण के लिए 1632 बिट फ्लोट्स, और एक वेक्टर इंस्ट्रक्शन एक सिंगल सीपीयू कोर कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस वाइड रजिस्टर पर ऑपरेट करता है। SIMT में वार्प के अंदर हर थ्रेड अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्केलर रजिस्टर स्टेट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टैक और एग्जीक्यूशन प्रेडिकेट्स मेंटेन करता है। हालांकि हार्डवेयर शेड्यूलर फिजिकली सभी 32 थ्रेड्स के लिए 32 डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूशन कोर्स पर साइमल्टेनियसली एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है। क्योंकि एक वार्प में सभी 32 थ्रेड्स किसी भी दिए गए क्लॉक साइकिल पर बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए उस वार्प के अंदर हार्डवेयर लेवल पर एग्जीक्यूशन पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड होता है। सीक्वेंशियल कोड एग्जीक्यूट करते समय एक सिंगल वार्प के अंदर थ्रेड्स के बीच 0 सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड होता है। तो 32 ही क्यों, 8, 64 या 128 क्यों नहीं? 32 नंबर एक सोचा समझा इंजीनियरिंग कॉम्प्रोमाइज है जिसे जीपीयू आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। इंस्ट्रक्शन फेच या डिकोड अमॉर्टाइजेशन। इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने में सिलिकॉन एरिया और पावर लगती है। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को फेच करके और उसे 32 फिजिकल एग्जीक्यूशन यूनिट्स में ब्रॉडकास्ट करके हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के ओवरहेड को 32 गुना तक कम कर देता है। इंटरकनेक्ट और बस कॉम्प्लेक्सिटी। एक 32 थ्रेड ग्रुपिंग मेमोरी रिक्वेस्ट एग्रीगेशन यानी कोलेसिंग को मैनेज करने लायक रखती है, बिना इंटरनल क्रॉसबार स्विचेस की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाए जो रजिस्टर्स AL1 कैशे और ALU के बीच डेटा रूट करते हैं। कंट्रोल फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी। छोटे थ्रेड ग्रुप्स डायनेमिक कोड ब्रांचिंग को हैंडल करना आसान बनाते हैं। अगर वार्प्स 512 थ्रेड्स चौड़े होते तो एक सिंगल ब्रांच कंडीशन लगभग ये गारंटी देती कि अलग अलग थ्रेड्स अलग अलग पाथ्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिससे हार्डवेयर यूटिलाइजेशन बिल्कुल ठप हो जाता। 32 स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। सेक्शन ब्रेक। वार्प शेड्यूलर और लेटेंसी हाइडिंग का जादू। सीपीयू और जीपीयू हाई परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल अलग अलग अप्रोच अपनाते हैं। एक सीपीयू बड़े AL2 या AL3 कैशे, कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन लॉजिक, ब्रांच प्रेडिक्टर्स और स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन पर भरोसा करता है, ताकि एक सिंगल थ्रेड के एग्जीक्यूशन को जितना संभव हो सके उतना तेज किया जा सके, जिससे लेटेंसी कम से कम हो। एक जीपीयू आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन और स्पेकुलेटिव ब्रांच प्रेडिक्शन को लगभग पूरी तरह से छोड़ देता है। इसके बजाय यह स्ट्रक्चरल थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैसिव कॉन्करेंसी पर भरोसा करता है। जब एक जीपीयू थ्रेड हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM या मेन VRAM से डेटा रिक्वेस्ट करता है, तो उस मेमोरी रीड रिक्वेस्ट को मेमोरी कंट्रोलर्स ऑफ चिप इंटरकनेक्शंस और DRAM बैंक्स को पार करने में 200 से लेकर 800 क्लॉक साइकिल्स तक का समय लग सकता है। अगर एक स्टैंडर्ड सीपीयू कोर को पेलोड का इंतजार करने के लिए
600 क्लॉक साइकिल्स तक खाली बैठना पड़े तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल रुक जाएगा। जीपीयू इस भारी मेमोरी लेटेंसी पेनल्टी से कैसे निपटता है? हार्डवेयर लेटेंसी हाइडिंग के जरिए। यह डायग्राम कंसेक्यूटिव क्लॉक साइकिल्स में जीपीयू वार्प शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन स्टेट्स को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे 3 डिफरेंट वार्प्स रन होने के लिए एलिजिबल होने, मेमोरी रीड्स या अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे इंस्ट्रक्शंस को एक्टिवली इश्यू करने और ग्लोबल या शेयर्ड मेमोरी से डेटा का वेट करते समय स्टॉल होने के बीच ट्रांजिशन करते हैं। यह टाइमलाइन लेटेंसी हाइडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती है, जहां शेड्यूलर दूसरे एलिजिबल वार्प्स से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जब वन वार्प मेमोरी एक्सेस के लिए वेट करते हुए ब्लॉक्ड होता है और इवेंचुअली उसका डेटा आने पर स्टॉल्ड वार्प को रिज्यूम कर देता है। एसएम मेमोरी रीड्स के फिनिश होने का वेट नहीं करता है। इसके बजाय एक एसएम के अंदर हर सब पार्टीशन में डेडिकेटेड हार्डवेयर रैप शेड्यूलर्स होते हैं। हर सिंगल क्लॉक साइकिल पर एक रैप शेड्यूलर अपने असाइंड रैप्स के पूल को चेक करता है ताकि कोई ऐसा रैप ढूंढ सके जो रन होने के लिए एलिजिबल हो। एक एलिजिबल रैप वो रैप होता है जहां सभी इंस्ट्रक्शन आर्गुमेंट्स या ऑपरेंड्स रेडी होते हैं, जैसे कि ग्लोबल मेमोरी रीड्स कंप्लीट हो चुके हैं या प्रीवियस ALU रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। टारगेट हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट जैसे कि टेंसर कोर या FP32 पाइपलाइन फ्री है। अगर रैप 0 एक ग्लोबल मेमोरी फेच ऑपरेशन इशू करता है तो यह तुरंत एक स्टॉल्ड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। रैप शेड्यूलर तुरंत रैप 0 को स्किप कर देता है और रैप 1 को सेलेक्ट करता है, जो शायद किसी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो ताकि उसे बिल्कुल अगले क्लॉक साइकिल पर रन किया जा सके। जब तक शेड्यूलर रैप्स 1, 2, 3 से लेकर 15 तक साइकिल थ्रू करके वापस रैप 0 पर आता है, तब तक मेमोरी वेट टाइम के वे 600 क्लॉक साइकिल्स प्रोडक्टिवली बीत चुके होते हैं। मेमोरी लेटेंसी दूसरे रैप्स द्वारा किए गए यूजफुल काम के पीछे पूरी तरह से छिप जाती है। 0 ओवरहेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक ट्रेडिशनल CPU पर OS थ्रेड्स के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए रजिस्टर्स को मेन रैम में सेव करना, स्टैक पॉइंटर्स को चेंज करना, TLBs को फ्लश करना और कर्नल स्ट्रक्चर्स को अपडेट करना पड़ता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। एक GPU पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में 0 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। यह फिजिकली कैसे पॉसिबल है? मैसिव फिजिकली पार्टीशन्ड रजिस्टर फाइल की वजह से। जब एक थ्रेड ब्लॉक को एक ASM पर शेड्यूल किया जाता है तो हार्डवेयर उस ब्लॉक के हर सिंगल थ्रेड के लिए उसके पूरे लाइफ स्पैन के लिए डेडिकेटेड फिजिकल रजिस्टर लोकेशंस रिजर्व कर लेता है। जब कोई रैप स्टॉल होता है तो रजिस्टर्स को किसी एक्सटर्नल मेमोरी एरे में स्वैप आउट नहीं किया जाता है। थ्रेड 0 के रजिस्टर्स एग्जीक्यूशन यूनिट्स के बिल्कुल बगल में फिजिकल SRAM सेल्स से लगातार हुक्ड अप रहते हैं। जब रैप शेड्यूलर एग्जीक्यूशन को रैप 0 से रैप 1 पर स्विच करता है तो यह सिंपली हाई स्पीड मल्टीप्लेक्सर्स और हार्डवेयर पॉइंटर्स के एक सेट को फ्लिप कर देता है ताकि इसके बजाय रैप 1 के रजिस्टर एलोकेशन से रीड किया जा सके। यह हमें एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट पर लाता है, GPU ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी एक एसएम पर रेसिडेंट एक्टिव वार्प्स का वह रेशियो है जो उस मैक्सिमम थियोरेटिकल नंबर ऑफ वार्प्स के रिलेटिव होता है जिसे एसएम का सिलिकॉन फिजिकली सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका कूडा कर्नल पर थ्रेड बहुत ज्यादा रजिस्टर्स या पर ब्लॉक बहुत ज्यादा शेयर्ड मेमोरी यूज करता है तो एसएम के पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और वह केवल कम नंबर में ही रेसिडेंट वार्प्स को होस्ट कर पाएगा। कम एक्टिव वार्प्स होने से जब मेमोरी एक्सेस होता है तो वार्प शेड्यूलर के पास स्विच करने के लिए एलिजिबल बैकअप वार्प्स खत्म हो जाते हैं, पाइपलाइन स्टार्व हो जाती है, लेटेंसी हाइडिंग फेल हो जाती है और परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है। सेक्शन ब्रेक वार्प डाइवर्जेंस साइलेंट थ्रूपुट किलर। इस पॉइंट तक हमने ये मान लिया है कि एक वार्प में सभी 32 थ्रेड्स आपके कोड के जरिए बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या होता है जब आपके कोड में कंडीशनल कंट्रोल लॉजिक होता है? यह पैरेलल कंप्यूटिंग स्निपेट एक GPU थ्रेड ग्रिड के अंदर कंडीशनल एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। प्रोसेसिंग पाथ को स्प्लिट करने के लिए यह हर पैरेलल थ्रेड के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर कैलकुलेट करता है। इवन नंबर वाले थ्रेड्स अपने असाइंड डेटा पर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि ऑड नंबर वाले थ्रेड्स एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट्स को एक आउटपुट एरे में स्टोर करते हैं। क्योंकि एक सिंगल वार्प के अंदर हर थ्रेड एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर शेयर करता है, इसलिए फिजिकल हार्डवेयर एक ही समय में इफ एल्स स्टेटमेंट के दोनों ब्रांचेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। जब एक सिंगल वार्प के अंदर थ्रेड्स अलग डायरेक्शंस में ब्रांच करते हैं
तो हम वार्प डाइवर्जेंस ट्रिगर करते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन हार्डवेयर थ्रेड्स के एक ग्रुप के बीच ब्रांच डाइवर्जेंस को हैंडल करता है। जब एक ग्रुप के अंदर के थ्रेड्स एक कंडीशनल चेक के बेसिस पर अलग अलग पाथ लेते हैं तो हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज कर देता है। ये सबसे पहले एक एग्जीक्यूशन मास्क जनरेट करने के लिए कंडीशन को इवैल्यूएट करता है और सिर्फ उन थ्रेड्स को रन करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जबकि बाकी दूसरों को डिसेबल कर देता है। इसके बाद ये बचे हुए थ्रेड्स के लिए अल्टरनेटिव पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए मास्क को इन्वर्ट कर देता है। एक बार जब दोनों पाथ्स का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो हार्डवेयर कंट्रोल फ्लो को रिकन्वर्ज कर देता है ताकि सभी थ्रेड्स एक साथ पैरेलल एग्जीक्यूशन को फिर से रिज्यूम कर सकें। सीरियलाइजेशन और प्रेडिकेट मास्क के हार्डवेयर मैकेनिक्स। जब एक वार्प किसी ब्रांच को एनकाउंटर करता है तो जीपीयू क्रैश नहीं होता है, ये इसे इंटरनल हार्डवेयर प्रेडिकेट रजिस्टर्स द्वारा ड्रिवन एक्टिव मास्क का यूज करके हैंडल करता है। चिप पर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वह यहां दिया गया है। इवैल्यूएशन। वार्प सभी 32 थ्रेड्स के लिए एक साथ ब्रांच कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। इससे एक 32 बिट मास्क प्रोड्यूस होता है जहां 1 ट्रू को और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। पाथ ए एग्जीक्यूशन। वार्प शेड्यूलर बिट मास्क से मैच करने के लिए हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मास्क सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल 0x55555555। इसके बाद ये इफ ब्लॉक के लिए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। 0 मास्क बिट वाले थ्रेड्स के करस्पॉन्डिंग फिजिकल ALU कोर्स को एक नो ऑप यानी नो ऑपरेशन सिग्नल भेजा जाता है। वे रन होते हैं, क्लॉक साइकिल्स और पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन रजिस्टर्स में उनके राइट बैक्स डिसेबल्ड रहते हैं। पाथ बी एग्जीक्यूशन। शेड्यूलर एग्जीक्यूशन मास्क को इसके इन्वर्स में फ्लिप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 0xAAAAAAA एल्स ब्लॉक के स्टार्ट को पॉइंट करने के लिए प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करता है और एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को री एग्जीक्यूट करता है। अब स्टेप 2 में एग्जीक्यूट होने वाले थ्रेड्स खाली बैठते हैं जबकि बाकी थ्रेड्स अपना रिजल्ट कंप्यूट करते हैं। रिकन्वर्जेंस। एक बार जब दोनों पाथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एग्जीक्यूशन मास्क को वापस 0xFFFFFFFF यानी सभी थ्रेड्स एक्टिव पर रिस्टोर कर दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स रिकन्वर्जेंस पॉइंट पर मर्ज हो जाते हैं जो हार्डवेयर एग्जीक्यूशन स्टैक द्वारा मैनेज्ड है और यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहता है। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का मैथ। अगर पाथ ATA क्लॉक साइकिल्स लेता है और पाथ BTB क्लॉक साइकिल्स लेता है तो उस डाइवर्जेंट सेक्शन के लिए टोटल एग्जीक्यूशन टाइम TA और TB का मैक्सिमम नहीं होता है, ये दोनों पाथ्स का सम यानी जोड़ होता है। टोटल एग्जीक्यूशन साइकिल्स इक्वल टू T सब A प्लस T सब B। अगर एग्जैक्टली 1 थ्रेड पाथ A पर ब्रांच करता है जो 100 साइकिल्स लेता है और बाकी 31 थ्रेड्स पाथ B पर ब्रांच करते हैं जो 100 साइकिल्स लेता है तो वार्प को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में 200 साइकिल्स लगते हैं। पहले 100 साइकिल्स के दौरान 32 में से 31 फिजिकल ALU खाली बैठे रहते हैं जो कि 3.125% हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है। दूसरे 100 साइकिल्स के दौरान 32 में से 1 फिजिकल ALU खाली बैठा रहता है जो कि 96.875% यूटिलाइजेशन है। ओवरऑल हार्डवेयर थ्रूपुट रफली 50% तक गिर जाता है। अगर कंट्रोल फ्लो एक वार्प के अंदर 8 अलग अलग पाथ्स में ब्रांच हो जाता है तो एग्जीक्यूशन सभी 8 ब्रांचेस में सीरियलाइज हो जाता है जिससे इफेक्टिव हार्डवेयर कंप्यूट एफिशिएंसी घटकर 12.5% पर आ जाती है। सेक्शन ब्रेक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE वेयर डायनेमिक राउटिंग हिट्स हार्डवेयर रियलिटीज। अब मुझे इस डीप हार्डवेयर मशीनरी को टॉप टियर मॉडर्न AI आर्किटेक्चर से कनेक्ट करने दीजिए, जैसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE मॉडल्स जैसे मिक्स्ट्रल 8x7B, डीपसीक V2 या V3 या GPT-4। एक स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर लेयर में एक बैच में हर टोकन बिल्कुल सेम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क FFN कंप्यूटेशन पाथ्स से गुजरता है। आउटपुट इक्वल टू FFN ऑफ लेयर नॉर्म ऑफ X। क्योंकि हर टोकन एक जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से गुजरता है इसलिए हर ब्लॉक में हर थ्रेड बिल्कुल सेम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। हार्डवेयर यूटिलाइजेशन लगभग परफेक्ट होता है। हालांकि एक MOE मॉडल में डेंस FFN लेयर्स को एक स्पार्स MOE लेयर से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसमें एक गेटिंग या राउटिंग नेटवर्क और n डिस्क्रीट एक्सपर्ट नेटवर्क्स का एक सेट होता है जो खुद अलग FFN मॉड्यूल्स होते हैं। यह डायग्राम एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क में राउटिंग मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है।
डेटा टोकन्स का एक इनकमिंग बैच एक गेटिंग नेटवर्क से होकर गुजरता है, जो ये डिसाइड करता है कि प्रोसेसिंग के लिए टोकन्स को अलग अलग स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। राउटर अवेलेबल एक्सपर्ट्स में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता है और हर टोकन को उसके टॉप के असाइन किए गए एक्सपर्ट्स को भेजता है। g of x इक्वल टू टॉप के ऑफ सॉफ्टमैक्स ऑफ x टाइम्स w सब g कॉमा के। नाइव एमओई इम्प्लीमेंटेशंस मैसिव हार्डवेयर डाइवर्जेंस क्यों पैदा करते हैं। इमेजिन कीजिए एक नाइव कूडा कर्नल लॉन्च करना जहां बैच में थ्रेड आई टोकन आई को प्रोसेस करता है। यह डायग्राम स्पेसिफिक जीपीयू वॉरप थ्रेड्स के साथ इंडिविजुअल टोकन इंडिसेस की मैपिंग को दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे हर थ्रेड अपने असाइन टोकन को मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर में एक डेजिग्नेटेड एक्सपर्ट तक रूट करता है। देखिए कि वॉर्प 0 के अंदर 32 थ्रेड्स में क्या होता है। थ्रेड 0 टोकन 0 को रीड करता है, राउटर को इवैल्यूएट करता है और देखता है कि उसे एक्सपर्ट 0 को एग्जीक्यूट करना है। थ्रेड 1 टोकन 1 को रीड करता है, राउटर को इवैल्यूएट करता है और देखता है कि उसे एक्सपर्ट 4 को एग्जीक्यूट करना है। थ्रेड 2 टोकन 2 को रीड करता है, राउटर को इवैल्यूएट करता है और देखता है कि उसे एक्सपर्ट 1 को एग्जीक्यूट करना है। अगर जीपीयू इस नाइव कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि हर एक्सपर्ट लेयर के पास अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पर स्टोर किए गए सेपरेट वेट मैट्रिसेस होते हैं। इसलिए सेम वॉर्प के अंदर के थ्रेड्स बिल्कुल अलग कंट्रोल ब्लॉक्स और मेमोरी ऑपरेशंस में ब्रांच हो जाते हैं। वॉर्प शेड्यूलर वॉर्प के अंदर सभी सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स के बीच एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करने के लिए मजबूर हो जाता है। हाई थ्रूपुट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस रन करने के बजाय जीपीयू सिंगल थ्रेड डोमिनेटेड इंस्ट्रक्शन साइकिल्स में चला जाता है, जिससे कैशेज थ्रैश होते हैं, टेरिबल मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स बनते हैं और एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस स्टॉल हो जाती हैं। मॉडर्न सिस्टम्स इसे कैसे फिक्स करते हैं। टोकन परम्यूटेशन और ग्रुप्ड कर्नल्स। हाई परफॉर्मेंस मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या एमओई लाइब्रेरीज जैसे कि मेगाट्रॉन एलएएम डीप स्पीड एमओई फास्टर ट्रांसफॉर्मर और ट्राइटन एमओई कर्नल्स वॉर्प डाइवर्जेंस को रोकने के लिए इस थ्रेड टू टोकन मैपिंग को पूरी तरह से ब्रेक कर देती हैं। जैसे ही टोकन्स आते हैं, एक्सपर्ट्स को इनलाइन इवैल्यूएट करने के बजाय हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स एक टोकन परम्यूटेशन स्कैटर गैदर पाइपलाइन का यूज करते हैं। यह डायग्राम डेटा टोकन्स को सॉर्ट और ग्रुप करके प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। रॉ टोकन्स को उनकी कैटेगरी के बेसिस पर सॉर्ट किया जाता है, जिससे आइडेंटिकल टाइप्स को कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स में ग्रुप किया जा सके। फाइनली, कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इन यूनिफॉर्म मेमोरी बिन्स पर बैच्ड कर्नल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। राउटिंग और इंडेक्सिंग। गेटिंग नेटवर्क सबसे पहले बैच के सभी टोकन्स को इवैल्यूएट करता है, जिससे एक्सपर्ट असाइनमेंट्स का एक एरे बनता है। ग्लोबल परम्यूटेशन सॉर्ट फ्रेमवर्क एक हाई स्पीड पैरेलल सॉर्टिंग या प्रीफिक्स सम कर्नल रन करता है, जो मेमोरी में टोकन रिप्रेजेंटेशंस को रीअरेंज करता है ताकि एक्सपर्ट 0 को असाइन किए गए सभी टोकन्स कंटिगुअस मेमोरी में रहें, जिसके बाद एक्सपर्ट 1 को असाइन किए गए सभी टोकन्स आए और इसी तरह आगे भी। ग्रुप्ड जी.एम.एम एग्जीक्यूशन। जीपीयू इन कंटिगुअस टोकन ब्लॉक्स पर डेडिकेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या जी.एम.एम कर्नल्स लॉन्च करता है, क्योंकि एक वॉर्प के सभी थ्रेड्स अब उसी सेम एक्सपर्ट को असाइन किए गए टोकन्स को प्रोसेस करते हैं। इसलिए वॉर्प का हर थ्रेड बिल्कुल सेम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है। वॉर्प डाइवर्जेंस गिरकर 0 हो जाता है। अनपरम्यूटेशन स्कैटर। एक बार जब एक्सपर्ट आउटपुट्स कंप्यूट हो जाते हैं तो एक अनपरम्यूटेशन कर्नल टोकन्स को उनके ओरिजिनल सीक्वेंस ऑर्डर में वापस रिस्टोर कर देता है, ताकि बाद के मल्टी हेड अटेंशन लेयर्स को टोकन्स सही सीक्वेंस ऑर्डर में मिले। सेक्शन ब्रेक। कोड इन एक्शन। ब्रांचिंग वर्सेज ब्रांच फ्री वेक्टर एग्जीक्यूशन। इन हार्डवेयर प्रिंसिपल्स को कॉन्क्रीट बनाने के लिए चलिए मैं आपको 2 पाइटॉर्च या ट्राइटन स्टाइल सूडोकोड एग्जांपल्स दिखाता हूं। फर्स्ट एक नाइव इंप्लीमेंटेशन को इलस्ट्रेट करता है, जो डायनेमिक एक्सपर्ट राउटिंग के दौरान हार्डवेयर वार्प डाइवर्जेंस को ट्रिगर करता है, जबकि सेकंड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे हाई परफॉर्मेंस कर्नल्स ब्रांच फ्री लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जाम्पल 1 द बैड पाथ, जो वार्प डाइवर्जेंस ट्रिगर करता है। इस एग्जाम्पल में इंडिविजुअल थ्रेड्स टोकन एक्सपर्ट असाइनमेंट्स के बेसिस पर कंडीशनल ब्रांचेस को इवेलुएट करते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा नाइव कूडा कर्नल एग्जीक्यूशन के अंडर होता है।
ये पाईटॉर्च एग्जाम्पल एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लेयर को दिखाता है जो थ्रेड डाइवर्जेंस के कारण हार्डवेयर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन से सफ़र करती है। ये मल्टीपल एक्सपर्ट न्यूरल नेटवर्क्स और एक गेटिंग मैकेनिज्म को डिफाइन करता है। हर इनकमिंग डेटा टोकन के लिए गेट एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट को डिटरमाइन करता है। इसके बाद सीक्वेंस को कंडीशनल ब्रांचेस के जरिए टोकन बाय टोकन प्रोसेस किया जाता है, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब नेबरिंग थ्रेड्स डिफरेंट पाथ्स चुनते हैं तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करने के लिए फोर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल 2, द फर्स्ट पाथ हार्डवेयर फ्रेंडली टोकन परम्यूटेशन। यहां दिखाया गया है कि कैसे हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स कंप्यूट को रजिस्टर करते हैं। टोकन्स को पहले एक्सपर्ट इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करके हम इंश्योर करते हैं कि जीपीयू वार्प्स के अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टिगुअस, यूनिफॉर्म और कंप्लीटली ब्रांच फ्री हो। ये पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन एक हाईली एफिशिएंट मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क लेयर क्रिएट करता है, जिसे हार्डवेयर परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सबसे पहले यह डिटरमाइन करता है कि हर इनकमिंग टोकन को किस एक्सपर्ट को प्रोसेस करना चाहिए। जीपीयू प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज करने और परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स से बचने के लिए टोकन्स को रीअरेंज किया जाता है ताकि एक ही एक्सपर्ट के पास जाने वाले सारे डेटा को एक साथ लगातार ग्रुप किया जा सके। इसके बाद सिस्टम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करके इन ग्रुप किए गए टोकन्स को हर एक्सपर्ट के जरिए सीक्वेंशियली प्रोसेस करता है। एक बार प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देने से पहले टोकन्स को उनके ओरिजिनल सीक्वेंस ऑर्डर में रिस्टोर कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन समरी। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स कैसे सीधे अंडरलाइंग हार्डवेयर बिहेवियर से मैप होते हैं, इसे समराइज करने के लिए आइए देखें कि नॉन डाइवर्जेंट स्टैंडर्ड कोड नाइव एमओई राउटिंग और ऑप्टिमाइज्ड एमओई राउटिंग से कैसे कंपेयर होता है। यह टेबल 3 मॉडल्स के हार्डवेयर बिहेवियर को कंपेयर करती है, जो कि हैं स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर नाइव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स विद इनलाइन राउटिंग और परम्यूटेड टोकन बिन्स का यूज करने वाला ऑप्टिमाइज्ड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। कंट्रोल फ्लो यूनिफॉर्मिटी के लिए स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर सभी वार्प्स में 100% यूनिफॉर्मिटी अचीव करता है और ऑप्टिमाइज्ड मिक्सचर ऑफ एक्स कॉन्टिगुअस एक्सपर्ट बिन्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखता है, जबकि नाइव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स वार्प्स के अंदर काफी ज्यादा डाइवर्जेंट होता है। वार्प एग्जीक्यूशन मास्किंग के मामले में स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर और ऑप्टिमाइज्ड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स दोनों मास्क हेक्स एफ का यूज करके सभी 32 थ्रेड्स को एक्टिव रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स पार्शियल मास्क यूज करता है, जैसे कि हेक्स 00000001, जिससे ब्रांच सीरियलाइजेशन होता है। इंस्ट्रक्शन कैशे स्टॉल्स को देखें तो स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर में मिनिमल स्टॉल्स होते हैं और ऑप्टिमाइज्ड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में लो स्टॉल्स होते हैं, क्योंकि वार्प्स एक समय में एक ही एक्सपर्ट कर्नेल को एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि नाइव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में हाई स्टॉल्स होते हैं क्योंकि वार्प्स अलग अलग एक्सपर्ट कोड पर जंप करते हैं। स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर के लिए कॉन्टिगुअस मेमोरी एक्सेस के साथ मेमोरी कोलेसिंग ऑप्टिमल होती है और ऑप्टिमाइज्ड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए भी टोकन्स को कॉन्टिगुअस बफर्स में परम्यूट करके ये ऑप्टिमल रहती है। नाइव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए मेमोरी कोलेसिंग फ्रेगमेंटेड होती है क्योंकि थ्रेड्स अलग अलग एक्सपर्ट वेट्स फेच करते हैं। फाइनली स्टैंडर्ड डेंस ट्रांसफॉर्मर और ऑप्टिमाइज्ड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स दोनों के लिए टेंसर कोर यूटिलाइजेशन मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी के करीब पहुंच जाता है, लेकिन नाइव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए पाइपलाइन स्टॉल्स की वजह से यह बहुत ही कम होता है। सेक्शन ब्रेक। रैपिंग अप। हार्डवेयर लेआउट को समझना सिर्फ लो लेवल सिस्टम्स इंजीनियर्स के लिए कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह फास्ट डीप लर्निंग मॉडल्स डिजाइन करने के लिए एक क्रिटिकल स्किल है। जब आप मॉडर्न जीपीयूज के लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो आप एक मैसिवली पैरेलल मशीन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं जो एग्जीक्यूशन सिमेट्री की डिमांड करती है। थ्रेड ब्लॉक्स स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी एसएम्स से मैप होते हैं। थ्रेड्स लॉकस्टेप 32 थ्रेड वार्प्स में एग्जीक्यूट होते हैं। वार्प शेड्यूलर्स एलिजिबल वार्प्स के बीच 0 क्लॉक साइकिल कॉस्ट पर इंस्टेंटली स्विच करके मेमोरी एक्सेस डिलेज को हाइड करते हैं। वार्प डाइवर्जेंस हार्डवेयर को एग्जीक्यूशन पाथ्स को सीरियलाइज करने के लिए फोर्स करता है, जिससे एग्जीक्यूशन मास्क के साथ इनएक्टिव थ्रेड्स डिसेबल हो जाते हैं और कंप्यूट साइकिल्स बर्न होते हैं। स्पार्स आर्किटेक्चर्स
जैसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स अपनी पावर टोकन्स को स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स पर डायनामिकली राउट करने से डिराइव करते हैं। लेकिन जब इसे नेवली एग्जीक्यूट किया जाता है तो वह डायनामिक राउटिंग कैटास्ट्रोफिक वार्प डाइवर्जेंस को ट्रिगर करती है। टोकन परम्यूटेशन, प्रीफिक्स सॉर्टिंग और कॉन्टिगुअस मेमोरी बिनिंग का यूज करके कंप्यूटेशंस को रिस्ट्रक्चर करने से हम हाई लेवल एल्गोरिदमिक फ्लेक्सिबिलिटी को जीपीयू सिलिकॉन की फिजिकल रियलिटीज के साथ अलाइन कर सकते हैं।